5 नवंबर 2022 में जो इंग्लिश की शिफ्ट आई थी, मतलब सेकंड शिफ्ट में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे वो आज हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन है ये, चलो जल्दी जल्दी देखते हैं इनको क्या कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस लेबल्ड एज पी क्यू आर एस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो वही सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन पूछ लिया, पिछली शिफ्ट में भी आया था। तो पहला जो स्टेप बताया था मैंने, क्या बताया था कि इनको पहले जो इनिशियल जो सेंटेंस है, स्टार्टिंग सेंटेंस है वो ढूंढना है, उसके बाद में पेयर पेयर ढूंढने हैं और वो ऑप्शन से मैच करके एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहला जैसे आप इसमें देख रहे हो कि लिव नो रिग्रेट आर, तो ये तो देखने पे नहीं लग रहा कि ये स्टार्टिंग सेंटेंस है, क्योंकि ये बीच में कहीं पे यूज़ हुआ होगा, ठीक है। दूसरा जो है वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो गेन है ना, ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म दे रखी है, और कोई भी जो सेंटेंस है वो सेकंड या थर्ड फॉर्म से कभी शुरुआत होते हुए हमने नहीं देखी होगी कभी भी, तो ये भी चला जाएगा। आर क्या है, आर में है द ओनली विक्ट्रीज विच, तो ये हो सकता है क्योंकि ये दा से शुरू हो रहा है और फिर मतलब एक अपने आप में भी कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है, इसका कुछ मीनिंग बन रहा है। और जो एस है, दोज विच आर, तो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो दोज है ना वो प्रोनाउन है, प्रोनाउन, और वो भी कौन सा है, प्लूरल। मतलब और जब भी प्रोनाउन यूज़ करते हैं ना, उससे पहले नाउन का जिक्र होता है यहाँ पे ना, तो उसके बारे में हम नाउन के बारे में बताते हैं, और तभी जो ये है जैसे अब जैसे, तो बाद में जब कंप्लीट सेंटेंस जो बोल के देखेंगे उसमें पता लगेगा कि क्यों यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे आर से स्टार्टिंग वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। पूरे सेंटेंस को बोल के देखो, दी ओनली विक्ट्रीज विच लीव नो रिग्रेट आर, फिर दोज विच आर गेन ओवर इग्नोरेंस। तो जो ये दोज है ना वो किस चीज़ के लिए यूज होगा, पहले विक्ट्रीज के लिए, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल के लिए यूज होता है और जो विक्ट्रीज है वो भी प्लूरल है। तो ऐसे इसको मतलब कनेक्ट करके और क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे एक और हिंट क्या क्या देख सकते हैं, जैसे ये है ना सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, ये इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी, तो हेल्पिंग वर्ब जैसे मान लो ये भी है, मतलब ये स्टार्टिंग है, तो इस कोई जो जो इससे पहले सेंटेंस आएगा उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगी। तो एक इसमें भी पी में भी है और आर में भी है, मतलब इससे पहले आएगा जिस भी ऑप्शन में क्यू जो है इन दोनों से पहले आएगा उसको काट देंगे। तो ये इस टाइप के हिंट यूज़ करने हैं क्वेश्चंस में। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अल्टरनेटिव बताना है इसका एक्टिव पैसिव। तो यहाँ पे ये देखो ये दे रखा है और इसको ये है पैसिव में, तो इसको एक्टिव बनाने के लिए हमने क्या देखा था, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिव वो इसमें होता है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए कल जो मेथड देखा था उसी से सोल्व करेंगे इसको। तो ये क्या है, इज बीइंग और फिर रेड। तो अगर इसका एक्टिव करेंगे तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव फॉर्म है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो अस जो है वो वी में कन्वर्ट हो जाएगा, वी, और वी जो है वो प्लूरल है तो इज नहीं आएगा यहाँ पे, आर, और फिर रीडिंग, और इट जो है वो सब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे आएगा। इसकी वीडियो मैं कल लेके आऊँगा, जो डिटेल्ड वीडियो एक्टिव पैसिव की, तो उसमें जितने भी रूल है इंपॉर्टेंट वो कन्वर्जन कैसे करते हैं वो देख लेंगे उसमें। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना आंसर, वी आर रीडिंग इट। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज़ एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक इन इट। तो मिस्टेक वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये है, ये गलत नंबरिंग हो रखी है। द साइंटिस्ट वाज सीम्ड टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। तो मतलब जो साइंटिस्ट है वो अपने जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है उसको लेके काफ़ी एक्साइटेड था। तो अगर हिंदी करके देखेंगे इसको, तो इसमें क्या है ना, जो पहला सेंटेंस है ए पार्ट, इसी में मिस्टेक है, क्योंकि ये वाला दे रखा है पैसिव फॉर्म में, और ये होना किस में चाहिए था, एक्टिव फॉर्म में। समझ रहे हो ना,
जैसे होना क्या चाहिए था, द साइंटिस्ट सीम्ड टू बी एक्साइटेड, पर ये क्या कर दिया ना इसने पैसिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म कैसे पता लगता है, जैसे ये है तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, पास्ट इंडेफिनिट, उसको वाज वर लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, और ये वही दे रखा है, जैसे वाज और सेम्ड जो है वो सेम की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे इसको, एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए था, तो यही एरर है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 और 6 और 7 पैराग्राफ बेस्ड है। तो इसमें जैसे मैंने कल बताया था, जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हैं उनको पैराग्राफ रीड करने से पहले क्वेश्चन देखने हैं अपने को, ताकि जब पैराग्राफ रीड करें तो हमें बार बार ये ना वो हो कि अपना ध्यान वहीं जाए जहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5वें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एंटोनियम बताना है लीगल का। तो ये तो बड़ा ईजी है, इसके लिए तो हमें पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो लीगल क्या होता है, जो कानूनी रूप से सही होता है उसको बोलते हैं लीगल। तो इसका अपोजिट अगर करना है तो इलीगल हो जाएगा, तो ये इजी हो गया। तो पहला जो ऑप्शन है वही इसका आंसर हो जाएगा। थ्रेट का मतलब क्या होता है, खतरा। थ्रेट मतलब जैसे नेशनल सिक्योरिटी, कई बार न्यूज़ में देखते होंगे हम कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है, चैलेंज है, तो खतरा बोल सकते हैं इसको। तो इसकी ट्रिक मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। और ये एक्सटिंक्शन जो मैंने बताया था कल ट्रिक के साथ, जिसको याद नहीं आया उसने रिवाइज़ नहीं किया अच्छे से। तो जो एक्सटिंक्शन है, एक्सटिंक्शन में क्या बताया था मैंने, कैसे ट्रिक क्या याद करवाई थी, जैसे इसको एग्जिट से याद करना। एक्सटिंक्शन का मतलब हो गया कंप्लीट रूप से, मतलब ख़त्म हो जाना, कोई चीज़ गायब हो जाना, उसको इससे याद करना है। तो ये क्या हो गया, गायब होना, गायब या फिर ख़त्म, ख़त्म होना। ठीक है। और फोनल का मतलब होता है, जैसे फ्लोरा फोना आपने सुना होगा, तो फोनल जो है ना वो एनिमल से रिलेटेड होता है। जैसे ये वर्ड सुना होगा आपने, फ्लोरा फोना। तो जो फ्लोरा होता है ना, ये तो फ्लावर्स के सिमिलर साउंड कर रहा है, तो ये हो गया फ्लावर से रिलेटेड। और जो फोना है ना वो हो गया एनिमल से रिलेटेड। इसमें प्लांट्स भी आते हैं, प्लांट्स, ट्रीज, और ये जितने भी एनिमल होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है फोना। ठीक है। अब जो छठा क्वेश्चन है, पहले जो 5वां क्वेश्चन है वो तो हमने बिना ही पैराग्राफ पढ़े ही अटेम्प्ट कर दिया, क्योंकि एंटोनियम बताना था, उसके अगर मीनिंग आपको पता है तो पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्किन एंड बोन्स ऑफ टाइगर आर ऑल्सो यूज्ड। जो टाइगर की खाल और जो हड्डियां हैं वो किस चीज़ के लिए यूज होगी, तो ये पढ़ेंगे तब पता लगेगा, पर क्वेश्चन का आइडिया हो गया कि क्या पूछ रहा है। और जो 7वां क्वेश्चन है, द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इज़, मतलब जो थ्रेट क्या बोल रहा था मैं, खतरा है। और जो टाइगर की पॉपुलेशन, मतलब जो जनसंख्या घट रही होगी टाइगर की पॉपुलेशन, उसके लिए जो सबसे बड़ा जो खतरा है वो क्या है, वो भी हम जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उससे पता लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो क्या बोल रहा है कि टाइगर इज़ वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन फोनल वेब। फोनल वेब मतलब जितने भी एनिमल है उनके पूरा जो ग्रुप है, उनमें जो टाइगर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पीसीज है। 1973 में क्या हुआ, दी अथॉरिटीज़ रियलाइज्ड, उनको मतलब महसूस हुआ ये चीज़, दैट टाइगर पॉपुलेशन हैज़ ड्विंडल्ड। इस ड्विंडल्ड का मतलब क्या होता है, सॉरी, इसका मतलब होता है कम होना, कमी होना। ठीक है। और वेरी फास्ट मतलब तेज़ी से उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही थी। दी मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस। जो मतलब टाइगर की पॉपुलेशन है उसके लिए जो खतरा है वो काफ़ी, मतलब उसमें कई खतरे हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी पॉपुलेशन कम करने में। और उसमें आगे एग्जांपल दे रखे हैं कि जैसे सच एज, क्या क्या है, पहला क्या दे दिया, पोचिंग फॉर ट्रेड, मतलब व्यापार के लिए उनका शिकार करना। दूसरा क्या बोल रहे हैं, श्रिंकिंग हैबिटेट, मतलब जो उनके रहने की जगह है ना वो कम हो गई, वो श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना।
तो जो उनका हैबिटेट है, रहने की जगह है, जैसे जंगल में रहते थे तो आजकल क्या कर रहे हैं लोग, जंगल बहुत तेज़ी से मतलब कम कर रहे हैं, तो उनकी जो रहने की जगह है वो कम पड़ रही है। और डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीसीज, मतलब जिन स्पीसीज़ को वो खाते थे, मतलब वो उन स्पीसीज़ में जो है वो भारी कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से उनको मतलब खाने में दिक्कत आती है, और उन जो फूड है उनका वो पूरा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट का मतलब कम, ठीक है। तो जो अपना छठा क्वेश्चन था क्या, नहीं सातवां, सातवां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थ्रेट था क्या क्या। अभी जैसे 3 मेजर कारण बताए हैं इसमें। फर्स्ट क्या था, पोचिंग फॉर, शिकार के लिए मारना और उनके रहने की जगह में कमी होना, और जो उन जिन स्पीसीज़ को वो खा के अपनी भूख मिटाते थे उनमें भी कमी होना। तो ये जो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, पोचिंग फॉर ट्रेड, ये रीजन है। मेजर थ्रेट क्या है, मेजर थ्रेट में था ये अपने उसमें पैराग्राफ में मेंशन है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, काट दो। लैक ऑफ टाइगर रिजर्व, इसके बारे में भी मतलब जो पैराग्राफ में नहीं बोला वो हमें नहीं मानना है, जो पैराग्राफ में बोल रखा है वही ऑप्शन हमें लेना है। नो गवर्नमेंट पॉलिसी, तो ऐसा भी नहीं है कुछ, तो इसको भी काट दो। तो अपना आंसर जो है, और अभी जो छठा क्वेश्चन बच गया इसको पढ़ते हैं आगे, ये क्या कहाँ मिलेगा। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, मतलब यही क्वेश्चन था ना जो छठा, यही पूछ रखा है कि किस चीज़ के लिए यूज होता है ये। तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उससे भी क्या है, उसकी पॉपुलेशन, मतलब मारते हैं उसकी स्किन निकालते हैं, तो उससे भी जो टाइगर की पॉपुलेशन होगी वो उसमें कमी आएगी। तो जो छठा क्वेश्चन था ना उसमें क्या है, देखो ऑप्शन चेक करो। टू सेव द टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, अब स्किन और अगर हड्डी निकाल दोगी तो उसको कैसे सेव थोड़ी करेंगे, वो तो खतरा है। प्रिपरेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट, ऐसा भी कुछ नहीं है। एज ए रॉ मटेरियल इन स्मॉल फैक्ट्रीज, ऐसा भी कुछ नहीं है। इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो ये मतलब काफ़ी इजी पैराग्राफ था, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं थी, देख देख के मार्क करना था। तो ये फ्री के मार्क्स थे 3, क्योंकि जो वर्ड मीनिंग पूछा है वो भी एंटोनियम, वो भी बड़ा इजी था, और बाकी भी मतलब देख के सीधे लाइन में से ही उठ के, और ऑप्शन भी ऐसे ही दे रखे थे, तो सोचने की ज़रूरत नहीं थी। 3 नंबर फ्री के थे ये। आठवां क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फ्रेज गिवन बिलो शुड रिप्लेस द फ्रेज अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है, तो इसमें जो अंडरलाइन है ना ये होगा, जो ऑप्शन में दे रखा है यही है अंडरलाइन। तो इसमें क्या बोल रखा है, सी शोड करेज इन एडवोकेटिंग पॉलिसीज विच वर नॉट कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी देन। तो इसमें बोल रहा है कि कोई महिला है, उसमें उसने क्या किया, शो करेज, करेज का मतलब होता है साहस, उसने साहस दिखाया। इन एडवोकेटिंग, एडवोकेटिंग मतलब होता है अगुवाई करना, मतलब सामने से बढ़ चढ़कर भाग लेना किसी चीज़ में। इन एडवोकेटिंग पॉलिसीज़ विच वर नॉट कॉमन, मतलब जो कॉमन नहीं थी ऐसी पॉलिसीज़ का उसने वो किया अपना, मतलब प्रमोट किया उन चीज़ों को, और उनकी अगुवाई करी। एक्सेप्टेबिलिटी देन, तो इसमें है ना ये क्या होगा, थोड़ी तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है क्वेश्चन, हमें पता होना चाहिए, जैसे रीडिंग जिसकी अच्छी है उसको पता होगा कि क्या आएगा, पर जैसे मैं बता देता हूँ इसमें। तो कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी, जो ये एक्सेप्टेबिलिटी है ना ये क्या है ना, ये नाउन है, और नाउन ऐसे डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हम। अगर इसको इसी फेज में लिखना है ना जैसे लिख रखा है, तो इसके बाद में जैसे सी शोड करेज इन एडवोकेटिंग पॉलिसीज विच वर नोट, और नोट के आगे ना ऑफ लगेगा, तब इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि नाउन के बाद नाउन को डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। और ये जैसे अगर इसको चेंज करना है, जैसे ऑप्शन में तो ऐसा ऑफ लगा के कुछ नहीं दे रखा, तो हमें इसको है ना एडवर्ब और एडजेक्टिव की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो एक्सेप्टेबिलिटी है ना, इसको नाउन से प्रोनाउन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसको लिखेंगे एक्सेप्टेबल, और एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे एक्सेप्टेबल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है अपने को सेकंड, बाकी ना इसमें है, ये भी गलत हो गया और ये भी नहीं है। और एक्सेप्टेबल के पहले जो इसका वो लगेगा एडजेक्टिव, तो वो कॉमन की जगह, कॉमन भी एक नाउन होता है, तो ये आएगा कॉमनली, ठीक है। तो इसको अगर नाउन की फॉर्म में लिखना है तो ऑफ लगेगा, अगर नाउन की फॉर्म में नहीं लिखना
तो इसको कॉमनली एक्सेप्टेबल ऐसा लिखेंगे हम। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, इसमें बताना है प्रीपोजिशन, फिल इन दी ब्लैंक्स। विजिटर्स इन द गार्डन आर प्रोहिबिटेड, इसका मतलब होता है मना करना किसी चीज़ के लिए, मना करना, ठीक है। विजिटर्स इन द गार्डन आर प्रोहिबिटेड, और यहाँ पे था ब्लैंक्स, ठीक है। तो विजिटर्स इन द गार्डन आर प्रोहिबिटेड, तो डायरेक्ट याद करना है। अगर प्रोहिबिटेड ये दिख जाए ना, प्रोहिबिट, तो इसके बाद जो प्रीपोजिशन यूज होती है वो फ्रॉम यूज होती है। तो क्या आएगा? प्रोहिबिटेड फ्रॉम वॉकिंग ऑन द ग्रास। 10th क्वेश्चन, विच वन इज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो क्या सेंटेंस दे रखा है? ही सेड 2 and 3 is 5। तो ये है ना, ये जो जनरल अपना रूल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसका एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है इसमें? जैसे किसी भी वर्ड में या सेंटेंस में अगर कोई फैक्ट या ट्रुथ, मतलब जो कॉमनली एक्सेप्टेड जो सच्चाई होती है, लोग मोस्टली लोग जो मानते हैं वो फैक्ट होता है, जो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। जो टेंस होता है ना, टेंस जैसे इज है, अगर इसको जनरल वे में देखते अगर ये फैक्ट नहीं होता तो मतलब सबको पता है ना 2 और 3 मिलके 5 बनाते हैं, तो ये तो फैक्ट हो गया ना। फैक्ट मतलब सच है ये बात। अगर कोई भी सच बात सेंटेंस में दे दे तो उसके जो टेंस है वो चेंज नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट लिखेंगे। और एक केस और होता है जिसमें चेंज नहीं करते, उसमें क्या होता है, जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो उसमें चेंज नहीं होता। पर अगर ये पास्ट टेंस में दे दिया और ये वाली चीज़ जो है वो फैक्ट है, तब भी चेंज नहीं होता। जैसे मान लो हम बोल दें कि सूरज जो है वो पूर्व से निकलता है, तो ये सच्चाई है, तो उसमें भी चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूँ का यूँ लिख देंगे। तो ही सेड दैट 2 and 3 is 5 ऐसा आएगा। तो कौन से ऑप्शन में है? 4th। अगर ये फैक्ट नहीं होता तो क्या लिखते? इज की जगह लिखते वाज, क्योंकि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या फिर सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 11th क्वेश्चन, तो 11th क्वेश्चन में क्या है? ही वॉज एडवाइज्ड डैश द सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन, मतलब उसको सलाह दी गई कि जो सेमिनार है बिना प्रिपरेशन के, क्या सलाह दी गई होगी कि तुम अटेंड ना करो। तो ऐसे तो सारे नेगेटिव दे रखे हैं, तो ऐसे सोचने की ज़रूरत है नहीं। पर इसमें क्या करना, जैसे ये 3-4 वर्ड ध्यान में रखना, एडवाइस, फिर आ गया आस्क, और फिर आ गया टेल। मतलब ये कॉमन है जिसमें मतलब हम किसी को बताते हैं, जैसे इसमें भी कुछ बताते हैं, इसमें भी आस्क मतलब पूछते हैं, और इसमें भी बताते हैं। तो अगर ये वर्ड यूज होते हैं ना और इसका नेगेटिव बनाना है अपने को, तो इन्वर्जन फॉलो होता है। ये मिस्टेक करके आए होंगे कई। तो इन्वर्जन का क्या मतलब हो गया? अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव बनाना है ना इसमें, तो नोट जो है ना वो जो वर्ब है उससे पहले आता है। तो ही वॉज एडवाइज्ड नोट टू अटेंडेड, टू के बाद में सबने पढ़ा होगा जो फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया ग्रामेटिकली। और सेकंड में टू नोट टू अटेंड, तो ये थोड़ा मतलब ज़्यादा हो गया, और मतलब ग्रामेटिकली भी गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। इन दोनों क्वेश्चंस में मतलब ऑप्शन में होगा कन्फ्यूजन बच्चों को कि नोट टू अटेंड लगाएं या फिर टू नोट अटेंड लगाएं। तो याद रखना, अगर इस टाइप का कुछ दिखे ना तो इन्वर्जन फॉलो करते हैं, ये नोट पहले आता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ये 12th क्वेश्चन, तो अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम, ये है अंडरलाइन ईडियम। तो ही हैड ए हेयर ब्रेड्थ एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट, तो मतलब एक्सीडेंट से वो बच गया, कैसे? हेयर ब्रेड्थ। तो इसको याद रखना कि बाल बाल बचने को बोलते हैं हेयर ब्रेड्थ एस्केप, बाल बाल बचना, ठीक है। तो बाल बाल बचने को, अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे अपने हेयर की जो ब्रेड्थ है वो कैसे बिल्कुल पतला होता है ना, तो मान लो कि 2 व्हीकल है और मतलब उनका एक्सीडेंट होगा, और वो बस इतने ही आपस में मतलब इतना ही गैप था कि एक बाल आ सके, मतलब बाल बाल बचना, इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हो।
तो हेयर जो है वो पतला होता है। तो इस टाइप में ये ट्रिक है, कहीं मतलब सीरियस मत हो ना खुद कोई भी। अभी आ गया 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। मतलब ये वन वर्ड से क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो लाइफ की हिस्ट्री अपने कोई आदमी अपनी मतलब जीवनी लिखता है, उसको खुद लिखता है तो क्या होती है वो ऑटोबायोग्राफी। अगर कोई दूसरा उसके बारे में लिखता है तो वो होती है बायोग्राफी। ठीक है, ये ध्यान देना। अब अगर खुद लिखेगा तो ऑटो लगा देना, और अगर कोई दूसरा लिखता है उसके बारे में तो वो बायोग्राफी होती है। अब बाकी के दो वर्ड देख लेते हैं। अब जैसे ये है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है कि जिसकी अच्छे से अच्छी राइटिंग होती है उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। अच्छी राइटिंग को बोलते हैं कैलीग्राफी। तो कैसे ट्रिक ट्रिक क्या बनाएंगे इसकी, तो जैसे कैली है ना, उसको कली से याद रखना, कली। और जो फूल की कली होती है वो कैसी होती है, सुंदर। तो जो राइटिंग होती है वो भी कैसी होगी, सुंदर। इसका जो अपोजिट होता है ना, अपोजिट इसका वो होता है कैकोग्राफी। और कैकोग्राफी का मतलब होता है गंदी लिखाई, गंदी हैंड राइटिंग। और इसका मतलब हो गया सुंदर हैंड राइटिंग। और इसको कैको को कैसे याद रखेंगे, इसको कौवे से याद रखेंगे, कौवा। और ये कौवा कैसा कैसे करता है, काँव काँव करता है, और किसी को उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती। तो गंदी हुई राइटिंग जो है वो भी किसी को अच्छी नहीं लगती। तो इस टाइप से इसको ट्रिक से याद रखना ना। और अभी आ गया जैसे बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है पुस्तक लिखना, मतलब कोई भी बुक है ना वो लिखना, उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। तो ऐसे इसको याद रखना, राइटिंग ऑफ बुक। और इसकी अगर ट्रिक की बात करें तो याद रखना बाइबल से। तो बाइबल क्या है, बुक है। तो बुक लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, बिब्लियोग्राफी। ठीक है। और अभी आ गया 14th क्वेश्चन। सिमिलर मीनिंग बताना है इसका, प्रोजाइक का मतलब। तो ये देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है बोरिंग, डल। तो इसकी अगर ट्रिक की बात करें तो कैसे कैसे याद करेंगे इसको। तो इसको जैसे है ना, प्रोस को लिख दो पड़ोसी। और पड़ोसी कैसे होते हैं अपने, बोरिंग होते हैं। तो मतलब क्या हो गया, बोरिंग पड़ोसी। ठीक है। अब ये ऑप्शन देखो इसके। अब मीनिंग याद नहीं होगा तो अब अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, फिर तुक्का लगा के आओगे। तो कनिंग, कनिंग का क्या मतलब होता है, चालाक। ठीक है। और इसको कैसे याद रखेंगे, मतलब देसी अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि कोई बंदा जो बहुत ज़्यादा चालाक होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कि जैसे कि ये तो बहुत कान काटता है लोगों के। तो कान काटना, ट्रिक। जो मतलब लोगों के कान काटता है वो क्या होता है, चालाक। इसको बताने की जो ज़रूरत नहीं है। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्त, ऐसे लिख देता हूँ। और ये अनइंस्पायरिंग, इंस्पायर का मतलब होता है जो प्रेरणादायक होता है, मतलब जिसको देख के हमें कुछ सीखने का मन करता है, जो हमें मतलब वो करता है, प्रेरणा देता है। तो अनइंस्पायरिंग जिसको देख के बिल्कुल भी प्रेरणा नहीं मिलती, मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग पर्सन होता है। तो जो अपना आंसर है ना यही है। और पोइटिक को बताने की ज़रूरत नहीं है, जो मतलब पोइम से रिलेटेड हो गया पोइटिक। अभी आ गया 15th क्वेश्चन। तो ये है थिसारस। इसकी स्पेलिंग बतानी है। तो ये स्पेलिंग है इसकी। अब स्पेलिंग में मैं कुछ नहीं बता सकता, आपको याद करनी पड़ेगी। मतलब एक बार गो थ्रू करोगे, मैं जो भी इम्पोर्टेंट है जैसे मैं यहाँ पे करवाता हूँ, तो अगर एक बार देख ली और थोड़ी मतलब ट्रिक से जैसे मैं इसकी का मीनिंग बताऊँगा, तो आप जब पेपर में जाओगे तो अपने आप याद आ जाएगी उस टाइम पे। इसका जो मीनिंग होता है ना वो
क्या होगा, इसका मीनिंग होता है ए बुक ऑफ सिनोनियम्स। मतलब ऐसी बुक होती है जिसमें हम जो सिनोनियम होते हैं कोई भी वर्ड के तो वो लिखे रहते हैं, ए बुक ऑफ सिनोनियम्स। तो कैसे याद करेंगे, इसको तोड़ दो, द और सोरस, और इसको प्रोनाउंस करो सोर्स। तो ये क्या लिखेंगे, द सोर्स, सोर्स का मतलब स्रोत, ऑफ सिनोनियम्स। जो मतलब समानार्थी शब्द होते हैं ना, उनके समानार्थी शब्दों की जो बुक होती है उसको बोलते हैं क्या, थिसोरस। ऐसे याद रखना, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें स्पेलिंग वाला क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये क्या है, प्रिटेंशियस है, तो ये बना प्रिटेंड से। और प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, दिखावा करना, दिखावा करना या फिर छल कपट करना। तो अब जैसे मान लो इसके बाद में कुछ ऐड किया है, तो इससे पहले जो है ना, इस डी से पहले तो सेम ही आएगा ये। अब इसमें फर्स्ट वाला देखो, इसमें डबल टी आ गया, गलत हो गया। इसमें ए आ गया यहाँ पे, ये भी गलत हो गया। इसमें यहाँ पे ए आ गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 वो अपना सही हो जाएगा। तो इस टाइप से करना है। तो मेन जो मैंने बताए जो फ्री के नंबर है, एक तो पैराग्राफ 3 से 4, और एक एक्टिव पैसिव, और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिनमें कम एफर्ट लगा के आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हो। तो इसका एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन, तो ये 3 2 5 तो हो गए। तो ये तो पक्के आने चाहिए। अब पैराग्राफ मतलब जैसे मेरे साथ कर रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि इजी आता है, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, ये मतलब और ज़्यादा इजी लगने लग जाएगा अपने को। हो सकता है मतलब 5 का आ गया तो एक आध क्वेश्चन गलत हो गया, वरना मतलब वो भी ऐसे होगा कि उसका मीनिंग वगैरह ना पता हो, क्योंकि ये एंटोनियम सिनोनियम वगैरह पूछ लेते हैं। तो अगर मीनिंग नहीं पता होगा तो ही गलत होगा, नहीं तो अपना जो है वो पूरा पैराग्राफ है वो हम कर सकते हैं इजीली। और स्पेलिंग वाले जो होते हैं उसमें भी लगा सकते हैं तुक्का, पर ये जब आप देखोगे, इनको गो थ्रू करोगे तभी आएगा। जैसे जितने भी मैं यहाँ पे डेली करवाता हूँ, अब जैसे मैंने इसका मीनिंग बताया, तो आगे आप जब भी ये सामने आएगा आपके, तो ये नहीं बोलोगे। अब ये जैसे स्पेलिंग के 2 क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पे, उसके बाद में जैसे ये पूछ लिए सिमिलर मतलब सिनोनियम पूछ रखा है, उसके बाद में ये वन वर्ड पूछ लिया, उसके बाद फिर ये क्या है, ईडियम पूछ लिया। तो जितने भी करवा रहा हूँ ना, वो मतलब जैसे ट्रिक के थ्रू मैं ये सोच के करवा रहा हूँ कि आपको यहीं पे याद हो जाएंगे वो, ठीक है। और ये जैसे ये नया कंसेप्ट है, इसको याद रखना। अब नरेशन है तो ये नई चीज़ है, ये एक्सेप्शन है, तो इसको याद रखना। और जो बेसिक कंसेप्ट है, मैं 1 2 3 दिन में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव की को कैसे अटेम्प्ट करते हैं ना, अपने बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं हम। तो उनके जैसे एक कंसेप्ट हुआ, उसको नीचे कंपेयर करवा के और पूरी वीडियो डाल दूंगा। अब ये है प्रीपोजिशन का एक क्वेश्चन आता ही है, अब इसको याद करना पड़ेगा। मतलब इसमें फिर भी ऐसी प्रोबेबिलिटी है ना कि अगर नहीं आता तो नहीं आता, पर जैसे एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पैराग्राफ है, ये तो हमें पता है। अगर एक बार 15 20 रूल याद कर लिए तो वो नंबर अपने पक्के हो गए। और ऐसे ही अटैम्प्ट करना है हर सब्जेक्ट को, मतलब जितने भी नंबर है वो ग्रैब कर सकते हो तो वो कर लो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली हाथ जा रहे हैं, पेपर में कुछ नहीं पता। हम पेपर में जा रहे हैं और इंग्लिश का यही नहीं पता कि ABCD क्या आएगी, बस ठीक है। पिछली साल भी ऐसा ही किया था और इस साल भी ऐसा ही करेंगे तो काम चल जाएगा। अब उसमें वही है, थोड़ा पेन लेना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। और इस बार जैसे मैंने बताया कंपटीशन और ज़्यादा होने वाला है, तो 75+ मार्क्स अगर टारगेट करोगे तब जाके मतलब फाइट में आओगे किसी ना किसी पोस्ट के लिए। और अच्छी के लिए तो मतलब 75+ आना ही, लेके आना ही पड़ेगा। या फिर जो टेक्निकल भर्ती होती है उसमें थोड़ा कंपटीशन कम रहता है, तो वो आप अगर कोई किसी के पास टेक्निकल डिग्री है तो उसको थोड़ा एज मिलता है। अब ये हो गया। अब बाकी क्या आया था,
ये एरर वाले क्वेश्चन है, इसके लिए पूरी ग्रामर पता होनी चाहिए अपने को। तो ये थोड़ा मतलब जैसे एक या दो क्वेश्चन जो होते हैं वो ऊपर के जो 4-5 क्वेश्चन है इंग्लिश में, उनके लिए एफर्ट ज़्यादा लगता है। और कई जैसे जो 10 क्वेश्चन है ना, उनके लिए उनसे आधे एफर्ट में 10 क्वेश्चन होंगे। और पूरा जब एफर्ट लगाओगे आप, तो जो ऊपर के 5 नंबर स्कोर करने हैं उनके लिए फिर मतलब एक्स्ट्रा थोड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। पर एटलीस्ट 10 से 12 नंबर तो स्कोर करने जितना स्कोर आना चाहिए ना अपना, तो इस टाइप से ही करना है इसको और अच्छे से करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।